ये पीछे, ये यस, ये बीच वाला पर्दा है ना, ये नीचे कर दे, बोर्ड पे प्लेस आ रहा है। हाँ बेटा, इधर ध्यान दो, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपके एक बीज पत्री जड़ से बनाना ही है तो 6 पेज आपको छोड़ने पड़ेंगे। 6 पेज मतलब एक पेज आगे पीछे, 1, 2 और 3, 6 पृष्ठ, क्योंकि 6 डायग्राम है, तो 6 डायग्राम है, 6 पेज तो छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आज स्टार्ट करें अपन जेनेटिक्स। आनुवांशिकी, अब इधर नहीं आए तो भाई, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी, जैसे हम देखते हैं कि भाई अगर पीछे, अगर कोई एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, तब हर कोई क्या कहता है कि भाई इसके आंखें कह दो किसी न किसी की जैसी होती, घर में कहते हैं ना कि आंखें मेरे पे गई है, ललाट मेरे पे गया है, मुंह मेरे पे गया है, नाक मेरे पे गया, कहते कि नहीं कहते? ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि उस बच्चे के अंदर, या तो बेटा तुम बोल लो, यहाँ आके बातें कर लो, या मेरे को पढ़ाने दे दो। अरे बेटा क्लास चल रही है, 10-15 दिन रहे हैं जेड के एग्जाम, पढ़े बातें कर रहे हो, सुन लो इधर। तो उस बच्चे के अंदर मदर एंड फादर दोनों के कैरेक्टर होते हैं, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर उन मदर और फादर से उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं, है ना? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने की कगार पे होता है, तो कहते हैं कि 1, 1.5, 2 साल के बच्चे तक वो 7 से 8 शक्ल बदलता है। कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसकी फेशियल बोन तैयार होती है, फेशियल मसल्स यानी कि चेहरे की मसल्स हो गई, मांसपेशियां हो गई, हड्डियां हो गई, वो तैयार होती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि आनुवांशिक या जेनेटिक्स कहेंगे किसे, तो जैसा मैंने अभी बोला कि पैतृक से संतति में लक्षणों का ट्रांसफर होना, यानी कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इन आनुवांशिक लक्षणों का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, जिससे उनके अंदर विभिन्नताएं आती है। अगर एक ही पेरेंट के 2 या 3 बच्चे हैं, तो 2 या 3 जरूरी नहीं है कि एक जैसे होंगे, उनमें विभिन्नताएं भी होगी, राइट? क्योंकि लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन का मतलब अनुवांशिक लक्षण ट्रांसफर होना, जिससे विभिन्नताएं 100% आएगी, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे एक मजाक के तौर पे कहते हैं कि भाई वो बच्चे के, कोई कहता है कि माथा मेरे जैसा, ललाट मेरे जैसा, आंखें मेरे जैसी, है ना, कि पूरो और पूरो भुआ माथे की हुए, कहते कि नहीं कहते? हाँ, उसके बाद में बच्चा होता है बड़ा। क्या देख रहा है बेटा? हाँ, यहाँ बोर्ड पे कुछ लिखा है? फिर वो बच्चा होता है बड़ा, है ना, उसके लक्षण आते हैं सामने, फिर वही घर वाले कहते हैं कि नागरोहा तो था नहीं, केरे मार के, कहते कि नहीं कहते? कहा कभी? अभी तो कहा ही नहीं, कहा? चलो बेटा, यानी कि हम क्या बोलते हैं बेटा कि आनुवांशिक लक्षण यानी कि विविधता। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आनुवांशिक लक्षण जैसे अपन बोलते हैं कि विविधता और विभिन्नताओं का अध्ययन ही, विविधता, विभिन्नताओं और वंशागति, इनका अध्ययन ही क्या कहलाता है? तो एक टर्म लिखते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का
स्थानांतरण क्या कहलाता है बेटा? वंशागति कहलाता है। और इससे क्या आती है? विभिन्नताएं या विविधताएं आती है। तो हम कह सकते हैं क्या कहे बेटा? वंशागति एवं विविधता का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। ये चीज समझ में आई भाई? अब देखो आगे। पहली तो ये परिभाषा दे देंगे और कह देंगे कि क्या होता है। दूसरा ये कह देंगे भाई आनुवांशिकी में किसका अध्ययन होता है। एक दे दिया वंशागति, दूसरा दे दिया विविधता, और तीसरा दे दिया उपरोक्त सभी, यानी कि दोनों, और चौथा दे दिया कोई नहीं। तो क्या आंसर सही करोगे? दोनों। अब हम देखते हैं कि ये आनुवांशिकी टर्म किसने दिया। ये शब्द देने वाला साइंटिस्ट जो था उसका नाम था विलियम बेटसन। क्या नाम था? विलियम बेटसन। ठीक है। इसके फादर कौन? आनुवांशिकी के जनक मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक वापिस कौन? बेटसन। ये चीज आपको ध्यान रखनी। समझ में आया भाई? ये तो अपने पास में इंट्रोडक्शन है कि भाई जो आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स क्या होती है, उस जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है। इसके बाद में अब अपन देखते हैं 10 मिनट, कुछ नहीं होगा। हाँ, इसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई इस आनुवांशिकी में हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। टर्मिनोलॉजी या शब्दावली। टर्मिनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले एक शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं विपुंसन। पहले भी हमने किया था पुष्पीय पादपों में, जिस टाइम जनन आया था उसमें। हाँ बेटा, विपुंसन या इमैस्कुलेशन क्या होता है? विपुंसन या इमैस्कुलेशन नाम से पता चला। विपुंसन, पुंसन मतलब पुंकेसर, और वी का मतलब हटाना। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे ये एक पुष्प है, पुष्प का ये मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट को हम कैंची की सहायता से हटाएं। किसकी सहायता से? कैंची की सहायता से हटाएं, तो इसको अपन बोलते हैं विपुंसन। क्यों भाई? कैंची की सहायता से क्यों हटाना? क्योंकि हमें एक द्विलिंगी पुष्प होते हुए भी उसमें स्वपरागण नहीं करवाना। तो पहली चीज विपुंसन है क्या? कैंची या सीजर की सहायता से पुंकेसर या परागकोश को हटाना। दूसरी चीज किन में होता है बेटा? द्विलिंगी पुष्पों में, क्योंकि स्वपरागण उनमें ही रोकना है, द्विलिंगी पुष्पों में। और तीसरी बात करते हैं किसको रोकने के लिए? स्वपरागण को रोकने के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब एक तो आ गया विपुंसन, एक इससे ही संबंधित टर्म होती है
जैसे अपन कहते हैं बैगिंग, क्या कहते हैं बेटा? बैग लगाना। बैग किसके लगाएंगे? मैं कह रहा हूं कि भाई बाड़मेर में एक पुष्प है, सेम प्रजाति का पुष्प अपने पास में जोधपुर में, क्या मैं बाड़मेर के पुष्प के परागकणों को जोधपुर के पुष्प की वर्तिकाग्र पर ले जा सकता हूं? ले जाने के लिए ये दो टेक्निक काम में आती है। सबसे पहले जोधपुर का जो पुष्प है, उस पुष्प के ऊपर मैं क्या करूंगा, जैसे कि ये पुष्प है, इसके अंदर जो भी मेल पार्ट फीमेल पार्ट सारे रहते हैं। इस पुष्प को पहले मैं एक पॉलीथीन से कवर करता हूं। क्या करता हूं बेटा? पॉलीथीन से कवर करता हूं, पॉलीथीन से ढक देता हूं। क्यों ढका? इस पुष्प के भी किस भाग को, मादा भाग को मैं पॉलीथीन से ढकता हूं। क्यों ढका? ताकि इसके ऊपर और कोई परागकण नहीं आए। वापस बात कर रहा हूं बेटा, इस पुष्प के मादा भाग को, ये वाला जो मादा भाग है यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय है, इसको मैंने किससे ढका? पॉलीथीन से। तो इसको ढकना ही क्या कहलाता है? बैगिंग। फिर क्या किया मैंने? पुंकेसर या परागकोश को कट किया, कट करके किसी भी माध्यम से मैं इस वर्तिकाग्र पर लाया, पॉलीथीन हटाई, परागकणों को छिड़का, वापस पॉलीथीन लगा दी। अब इससे क्या हुआ? इस पुष्प के अंदर सिर्फ पर परागण हुआ, स्वपरागण नहीं हुआ। तो पहली प्रोसेस होती है बैगिंग, बैग लगाना। किसको? द्विलिंगी पुष्प के अंदर जो मादा भाग है उसके ऊपर पॉलिथीन लगाई, ताकि इसी पुष्प के परागण नहीं आए या कोई और परागण इसकी सतह पर नहीं आए। फिर मैंने क्या किया? विपुंसन, बाड़मेर से परागणों को ले गया, जोधपुर की जो पुष्प की वर्तिकाग्र है वहां पर छिड़क दिया। छिड़कने के बाद में वापिस क्या लगाया? बैग लगा दिया। इसलिए टर्म आती है बैगिंग एंड रीबैगिंग, पुनः बैगिंग। मादा भाग को पॉलीथीन से ढकना। क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि बैगिंग क्या है, बैगिंग क्यों है, ये पूछा जाता है। क्यों करते हैं अभी बताया। अवांछित यानी जो परागण हमें नहीं चाहिए, अवांछित पराग कणों से बचाने हेतु, पराग कणों से बचाने हेतु। समझ में आया भाई? पहले होगा प्रोसेस, देख लो सीक्वेंस पूछी जाती है, पहले बैगिंग, फिर विपुंसन, फिर रीबैगिंग। ठीक है, इन टर्म को हम कहते हैं कृत्रिम संकरण। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं कृत्रिम संकरण। क्या कहते हैं बेटा? कृत्रिम संकरण। इसमें कितनी टर्म है? 3। पहला बैगिंग, दूसरा विपुंसन और तीसरा रीबैगिंग। समझ में आया भाई? ओके। आगे देखो, परिभाषा 2 हो गई, 3 हो गई। नेक्स्ट एक टर्म हम देखते हैं, जीन या कारक या जीन या फैक्टर। देखो भाई, जैसे मैंने बोला कि आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए, पैतृक से संतति में गए। किसके माध्यम से गए? ऐसा तो है नहीं कि पैतृक से जो ब्लड था वो पूरा पूरा बच्चे में गया, उसके साथ में जो है वो लक्षण है। कोई एक माध्यम होगा। किस रूप में ये लक्षण जो है आगे वाली प्रोजेनी के अंदर, आगे वाली संतति के अंदर ट्रांसफर हुए, तो उस चीज को हम बोलते हैं जीन। एक ऐसी संरचना है जिसके द्वारा क्या होती है?
जिसके द्वारा वंशागति होती है। वंशागति का क्या मतलब पहले लिखा चुके हैं अपन। वंशागति का मतलब है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतर। तो सीधा मैंने लिख दिया जिसके द्वारा वंशागति होती है। तो जीन सबसे छोटी इकाई है। जीन किसकी इकाई है बेटा? आनुवांशिकता की इकाई, ये ध्यान रखना, आनुवांशिकता की इकाई। अब ये जीन नाम दिया किसने? जीन देने वाला साइंटिस्ट था जोहानसन। और जीन को कारक किसने कहा? इसको कारक बोला मेंडल ने। ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है जो सीधी पूछी जाती है, इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। जीन तो बोला जॉनसन ने और इसी जीन को कारक किसने बोला? मेंडल ने। समझ में आया? अब इसी के रूप में जैसे देखो बेटा एक टर्म आती है एलिल, या इसको बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं बेटा? युग्म विकल्पी। मानव के पास में कितने क्रोमोसोम? 46। 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई। तो अगर फीमेल की बात करें तो एक्स एक्स है, यानी कि जीन कैसा है? जोड़े में है कि नहीं है, लेकिन दोनों एक जैसे। और नर की बात करें तो वही जीन जोड़े में है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है। तो मैं ये कहता हूं कि जीन हमेशा जोड़े में पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एलील। क्या लिखेंगे? जीन के एकांतरित स्वरूप। क्या बेटा? एकांतरित स्वरूप। स्वरूप का मतलब रूप। क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। जैसे देखो बेटा पौधे के अंदर अपन मेंडल ने मटर के पौधे पर काम किया, हमने छोटी क्लास के अंदर पढ़ाई है, ठीक है। जैसे लंबेपन के लिए जीन कौन सा आता है? कैपिटल टी आता है। स्मॉल सॉरी बोने के लिए स्मॉल टी, और विषम युग्मजी लंबे के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, लाल के लिए कैपिटल आर, सफेद के लिए स्मॉल आर आता है कि नहीं आता? तो ये जो रहते हैं ना कि जीन, वो जोड़े में पाए जाते हैं। इसके दो एकांतरित रूप, जीन के एकांतरित रूप, एक ये है और एक ये है। दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे, लेकिन ये क्या है? अलग। ये क्या है? अलग। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एकांतरित स्वरूप एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। जैसे बात करें एक्स एक्स की, एक जैसा है, बात करें एक्स वाई की, अलग अलग है। तो इसी से ही एक आगे की परिभाषा बनती है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। इसको बोलते हैं होमोजाइगस और इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। क्या बोले? दोनों स्वरूप समान, एक समान, जैसे टीटी। दोनों स्वरूप अलग अलग। क्या बोले? कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आया भाई? पहली परिभाषा हमने विपुंसन पढ़ी थी, पुंकेसरों को हटाना, बैग लगाना, वापिस बैग लगाना। यहां से मुख्य परिभाषा स्टार्ट हो रही है। जीन या कारक क्या है? जो जीन की जो क्या करे? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर स्थानांतरित करे। फिर बोला कि ये टर्म ध्यान रखना, जीन क्या है? आनुवांशिकता की इकाई है। जीन बोला किसने? जॉनसन ने। कारक किसने बोला? मेंडल ने। तो ये जीन जो है वो एक प्रकार मतलब पेयर में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इनका जो एकांतरित स्वरूप है उसको अपन एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। और जब ये एक जैसे हो तो समयुग्मजी, और अलग अलग हो तो विषम युग्मजी। अब देखो बेटा, जब हम एक पैतृक मतलब कि माता और पिता, यानी कि बात करें लंबेपन और बौनेपन का क्रॉस कराते तो F1 पीढ़ी आती है। F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रकट होते हैं वो तो प्रभावी कहलाते हैं, जो लक्षण प्रकट नहीं होते उनको हम अप्रभावी कहते हैं। तो इसी के आगे पहले मैं एक टर्म ले रहा हूं
एक संकर संकर, क्या ले रहा हूं बेटा, समझना आप इसको। एक संकर संकर, इंग्लिश में बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब ये समझना कहते किसे हैं, कितने लक्षणों की वंशतागति होगी, एक ही लक्षण की, यानी एक ही लक्षण आगे ट्रांसफर होगा, वंशागति। अब देखो बेटा, मैं अगर ले रहा हूं कि लंबापन और बौनापन इन दोनों के अंदर क्रॉस कराऊं तो मेरे को F1 PD के अंदर ये लक्षण प्राप्त होता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, लंबापन ही बोलेंगे, लेकिन समयुग्मजी है या विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, इसलिए इसको बोलते हैं अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे। यहां से बहुत सारी परिभाषाएं बनती है। एक डेफिनेशन देखिए, एक डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। तो ऐसा क्या हुआ कि कैपिटल टी ही आया, यानी कि हमने लंबे बोला, बोने का यहाँ पर नाम ही नहीं है। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि यहाँ एक परिभाषा आती है प्रभावी लक्षण की। किसकी आती है, प्रभावी लक्षण क्या कहते हैं कि जो लक्षण स्वयं को F1 PD में प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण। जैसे लंबापन, और सेम बात करें अप्रभावी लक्षणों की, जो लक्षण सेम परिभाषा है, जो लक्षण स्वयं को F1 PD में प्रकट नहीं कर पाते वो क्या कहलाते हैं, प्रकट नहीं करते, क्या कहलाते हैं, अप्रभावी। अभी भी अपने पास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा नहीं हुआ, परिभाषाएं बीच में बन रही, इसलिए इसको अपन वापस बाद में लेंगे जिस टाइम प्रभाविता का नियम आएगा। देखो बेटा इधर, यहां तक चीज समझ में आई। अब क्या होगा, इस यहां से सीधा कि ये जो F1 PD आई है, इनके अंदर मैं स्वपरागण कराता हूं। स्वपरागण का मतलब है इसका संकरण इसी पर, पौधा है तो इसके परागकण इसी की वर्तिका आकर पर छिड़के, यानी कि इसका संकरण मैंने इससे ही करवाया। तो कौन सी पीढ़ी आएगी, ये F1 और F2 क्या है, मैं सीधा लिख दूं, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी। पढ़ा है ना 11th के अंदर, 12th के अंदर जेनेटिक्स, आनुवांशिकी पढ़ी है ना। तो F1 F2 तो नाम सुना ही है, तो F1 F2 क्यों कहते हैं भाई, यहां पर सीधा लिख दो पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी। देखो बेटा, F का मतलब होता है फीलियल, फीलियल को हिंदी में पीढ़ी ही कहते हैं। कभी कभार पूछा जा सकता है सीधा क्वेश्चन कि F1 और F2 में F क्या निर्देशित करता है, नीचे 3-4 ऑप्शन होंगे, आपने एक ही सुना है, अगर ऑप्शन में फैक्टर आया तो आप फैक्टर सही करोगे। F का मतलब होता है बेटा फीलियल, क्या बोलता है, फीलियल, और फीलियल का मतलब ही होता है जनरेशन या पीढ़ी। मैंने स्वपरागण कराया, जैसे मेरे को क्या मिली, F2 पीढ़ी मिली, और इस F2 पीढ़ी में क्या आता है, देखना इधर, देखो ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहां क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी, बीच में क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में क्या बन गया। आपको 3 तरीके के पौधे यहां दिख रहे हैं, ऊपर कितने थे, 2 तरीके के, F1 में कितना था, 1 तरीके का, नीचे कितने, 3 तरीके के। सुनना बेटा इधर, यहां से फिर 2 परिभाषाएं आती है, एक आता है लक्षण प्रारूप, क्या आता है, जिसको अपन बोलते हैं फिनोटाइप, क्या बोलते हैं बेटा, फिनोटाइप।
नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल अपीरियंस, यानी कि बाह्य स्वरूप जो है, बाहर से देखने पर हमें कैसे दिखते हैं, वही क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप। कितना है बेटा, ये क्या है, लंबा या बौना, ये क्या है, लंबा या बौना, ये लंबा और ये बौना। देख लो F1 PD में भी यही लंबा है, इधर भी यही लंबा है, तो इसका अनुपात क्या आएगा, 3:3, तो लंबे आ गए और 1 बौना। कोई दिक्कत। अब मैं आ रहा हूं, सेम एक परिभाषा है जिसे अपन बोलते हैं जीन प्रारूप, जीनोटाइप। यहां मैं बाह्य स्वरूप ना करके जीन की संरचना देखूंगा, जीन का संगठन, यानी यहां मेरे को समयुग्मजी विषमयुग्मजी देखने, क्या देखने बेटा, सम। लंबा समयुग्मजी लंबा कितना, विषमयुग्मजी लंबे कितने, और समयुग्मजी बौना कितना। ये समयुग्मजी लंबा, ये विषमयुग्मजी अशुद्ध लंबे, और ये कैसा आ गया, बौना। यानी कि सीधा क्वेश्चन यहां से आता है, 4 तो हमने परिभाषाएं पढ़ ली, सिर्फ एक संकर संकरण 5 पढ़ी। एक तो एक संकर संकरण की परिभाषा, प्रभावी लक्षण की परिभाषा, अप्रभावी लक्षण की परिभाषा, लक्षण प्रारूप की परिभाषा और जीन प्रारूप की परिभाषा। ये तो हो गया शुद्ध लंबा समयुग्मजी। चलो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं, ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक संकर संकरण, यहां से देखो, जेनेटिक्स का मतलब है 2 चीजों का अध्ययन करना, एक तो वंशागति का, दूसरा विविधता का। वंशागति का मतलब क्या होता है, जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, क्या कहलाती है, वंशागति कहलाती है, और वंशागति से विविधता आती है, राइट। और इनमें अगर बात करें, सबसे पहले साइंटिस्ट आया विलियम बेटसन, जिसने क्या किया, ये शब्द दिया, और आनुवांशिकी के फादर के रूप में अपन मेंडल को जानते हैं, और आनुवांशिकी, लेकिन आधुनिक आनुवांशिकी जो है उसके फादर वापस कौन कहलाते हैं, बेटसन कहलाते हैं। फिर परिभाषाएं पढ़ी, पहली परिभाषा है विपुंसन, पुंकेसर को काटना, बैगिंग, बैग लगाना, रीबैगिंग, वापस बैग लगाना। क्यों करते हैं, स्वपरागण को रोकने के लिए, ठीक है। बैग क्यों लगाते हैं, अवांछित परागकणों को रोकने के लिए। फिर देखो एक टर्म आई जीन या कारक, जीन या कारक को देखें तो जिसके द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, है ना, जिसके माध्यम से वो जीन कहलाता है। जीन किसने दिया, जॉनसन ने दिया। कारक किसने कहा, मेंडल ने कहा। फिर एलील आ गया, ये जीन 2 स्वरूपों में पाया जाता है, या समयुग्मजी या विषमयुग्मजी, तो इसके जो एकांतरित स्वरूप है वो क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। अगर एक जैसे हो तो समयुग्मजी, और अलग अलग हो तो विषमयुग्मजी। नेक्स्ट देखो, एक संकर संकरण के बारे में देखा कि जब एक ही लक्षण की वंशागति हो तो क्या कहलाता है। इसी पेज पे क्वेश्चन देखना बेटा, इसी पेज के ऊपर ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा और ये 7वां। सिर्फ एक ही स्लाइड के अंदर हमने 7 से 8 क्वेश्चन बना दिए। एक संकर संकरण परिभाषा देके नीचे कह सकता है, या पूछे कि एक संकर संकरण में कितने लक्षणों की वंशागति होती है, एक ही लक्षण की। फिर बात करेगी प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या है, लक्षण प्रारूप कहते किसे हैं, जीन प्रारूप कहते किसे हैं, एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप क्या होता है, एक संकर संकरण का जीन प्रारूप क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज देखना बेटा, हम कहते हैं कि भाई अपनी पीढ़ी या अपने जनरेशन में जैसे पोते की शक्ल दादा से मिलनी स्टार्ट होती है या दादी से मिलनी स्टार्ट होती है, ठीक नहीं होती बेटा, बता क्यों होती है। देखो फादर कौन, कैपिटल टी, मदर कौन, स्मॉल टी। जनरेशन कैसी आई, कैपिटल टी। देखो बेटा फादर कौन, कैपिटल टी, यानी ये फादर ये मदर, जो यहाँ दिख रहे हैं लक्षण कि भाई ये संतति जिसमें पापा के लक्षण है, ये संतति जिसमें मदर के लक्षण है, लेकिन ये 2 है, ये तो नई संतति है, ये कहां से आई, इन दोनों के मिलन से ये चीज बनी, लेकिन ये आई कहां से, तो कहीं ना कहीं पहले से ही लक्षणों की वंशागति स्टार्ट है, राइट। देखो ये लक्षण जो है ना यहाँ पे, ये न तो पापा में है, न ही मम्मी में है, न ही फादर में है, न ही मदर में, ये वाले लक्षण है क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी,
फिर इधर देखते तो हमें तीनों तरीके के देखने को मिलते हैं, तो तीसरा तरीका कहां से? तो ये जो वंशागति के लक्षण है, आनुवांशिक लक्षण है, वो कहीं ना कहीं पीछे भी पीढ़ी से चलते हुए आ रहे, राइट। अपना सबका डीएनए अलग, सॉरी मतलब कि हम बोले कि ब्लड ग्रुप सबका अलग होगा, राइट। सबकी फिंगरप्रिंट, हाथों की फिंगरप्रिंट मेरी है तो ना तो मेरी मम्मी से मेल खाएगी, ना पापा से, ना भाई से, ना वाइफ से, किसी से भी नहीं, सबकी अलग होगी। बात करें डीएनए की सीक्वेंस देखते हैं, डीएनए सबका अलग होगा। कहते हैं ना एक सीक्वेंस रहती है डीएनए के अंदर जो सबकी अलग होती है। कहते हैं कि भाई है ना, कभी कभार जो मर्डर के केस में अगर कोई अपराधी है मर्डर करके भाग जाता है, उसके ब्लड का सैंपल वहीं रह जाता है, तो उस ब्लड के सैंपल को लेकर के उस डीएनए में एक विशिष्ट सीक्वेंस निकालते हैं जो हर एक के अंदर एक पर्टिकुलर फिक्स होती है। और अगर उस अपराधी को पकड़ लिया जाता है तो उसका ब्लड सैंपल लेकर के इससे मिलान कराते हैं कि ये छोटी सी डीएनए की सीक्वेंस एक जैसी है या नहीं है। अगर मेल खा जाती है तब तो अपराधी घोषित होता है, अगर नहीं खाती है तो ये चीज है। आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी वाली टर्मिनोलॉजी कल करेंगे। वापिस सेव कर रहा हूं, ये देखो अभी भी टाइम है। जेनेटिक्स वाला कर लो आप, हाँ आज वाला कर लो, वो बाद में कर, ये कर ली स्लाइड, करो जल्दी करना बेटा।